आज हम दो वर्ड्स के बारे में को 5-7 मिनट की गुफ्तगू करेंगे। पहला वर्ड जो है वो बड़ा कॉमनली यूज्ड है, उसको हम मार्शल लॉ कहते हैं। दूसरा वर्ड है अथॉरिटेरियन। अब ये जो अथॉरिटेरियन है, ये वर्ड जो है कॉमनली यूज नहीं है, ये हमने भी बहुत ज्यादा नहीं सुना, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मार्शल लॉ के बारे में जितना पाकिस्तान या पाकिस्तानी कौम जानती है, मेरा ख्याल है कि दुनिया में जो बहुत से ममालिक हैं वो इसके बारे में नहीं जानते। उसकी वजह यह है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस नहीं, आफ्टर पार्टीशन, क्योंकि इंडिपेंडेंट तो हम तब भी नहीं थे और अब भी नहीं है, तो आफ्टर पार्टीशन जो है ये हमने 33 साल जो है ये अंडर मार्शल लॉ गुजारे हैं। मार्शल लॉ का मतलब ये है कि जब किसी बंदे के डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं या उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके जो बेसिक राइट्स हैं, वो जब खत्म हो जाते हैं, उन पे अमल दरामद रोक दिया जाता है। कोई बंदा किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपने किसी भी डेमोक्रेटिक राइट के लिए या फंडामेंटल राइट्स के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको दिए हैं, उनको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो चैलेंज नहीं कर सकता, वो वहां पे जाके मांग नहीं सकता, उनको वो रिक्वायर नहीं कर सकता। क्योंकि मार्शल लॉ का मतलब यह है कि यहाँ पर जो आर्मी ने उसने टेक ओवर कर लिया है, और टेक ओवर करने के बाद जो है वो अपनी मर्जी की हुकूमत करेगी। इसमें जो डेमोक्रेसी का जो बेसिक एक डेफिनेशन है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल है, ये वाला जो डॉक्ट्राइन है या ये वाला जो तरीकेकार है वो खत्म हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे मार्शल लॉ आ गया। अब मार्शल लॉ के नुकसान क्या हैं? मार्शल लॉ के नुकसान ये हैं कि इसको अगर हम एक गली मोहल्ले के लेवल से देखें कि मोहल्ले में एक बच्चा है जो बदमाशी करता है और बदमाशी के साथ उसने पूरे मोहल्ले को यरगमाल बना लिया है, तो बाकी मोहल्लों वाले या बाकी घरों वाले वो ये कोशिश करेंगे कि उस बंदे के साथ ताल्लुक ना रखें, क्योंकि जो बंदा अपने घर वालों के साथ ज्यादती कर सकता है, ला कानूनियत की इंतहा कर सकता है, अपने गली में लोगों को परेशान कर सकता है और किसी की बात नहीं मानता, तो उसके साथ जो ताल्लुकात रखने हैं या ताल्लुकात को मेंटेन करना है वो एक मुनासिब अमल नहीं होगा। क्योंकि जो आदमी जो है वो अपने मोहल्ले के जो क़वाइद ज़वाबित है उनको पूरा नहीं कर सकता, वो हमारे साथ क्या करेगा। तो यही सेम सिनेरियो जो है ये ममालिक के दरमियान में होता है। जो कंट्रीज यही सोचते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो हमने इनके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी पैक्ट, कोई भी जो डील है वो इसके साथ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो लोग अपने मुल्क के कानून, आइन को और कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे नहीं करते, उसको मानते नहीं है, उसको ब्रेक करते हैं, तो वो जाहिर है कि वो हमारे साथ किस हद तक वो हमारी अपनी जो कमिटमेंट है वो पूरी करेंगे। तो इसलिए वो उनके साथ काम नहीं करते। वो जो कंट्रीज हैं वो अकेले रह जाते हैं और उनकी लोग उनके साथ इंपोर्ट करने में, एक्सपोर्ट करने में, ट्रेड करने में, डीलिंग करने में, विजिट करने में, कोई भी नए जो प्रोजेक्ट है उनको शुरू करने में या पुराने प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू करने में जो है वो इंटरेस्ट वो नहीं दिखाते। और प्रैक्टिकली जो है वो जो कंट्री है वो वहां से अलग हो जाता है, दुनिया के साथ वो बिल्कुल कट जाता है। तो जाहिर है ट्रेड रुकती है तो जीडीपी उस मुल्क का कम हो जाता है, तो लोगों के जो हालात हैं वो बुरे हो जाते हैं। इस सारी चीज को मॉनिटर करने के लिए एक अदारा है, एक फोरम है, तो वो जो है वो हर साल का जो एक डेमोक्रेसी जो है ना वो इंडेक्स जारी करता है। वो डेमोक्रेसी जो इंडेक्स है वो ये बताती है कि किसी भी मुल्क में जो सूरत हाल है डेमोक्रेसी की, तो वो कहाँ तक पहुंची हुई है, वहां पर कौन सी रजीम काम कर रही है। अब 2023 तक तो यहाँ पर जो था वो हाइब्रिड रजीम जो थी वो वर्किंग में थी। वो हाइब्रिड रजीम का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें जो मुल्क के जो मुख्तदर हल्के हैं वो मिलके एक गवर्नमेंट बनाते हैं, जिसमें उन हल्कों की मर्जी भी चलती है, उन जो पावर गेमर्स होते हैं उनकी मर्जी भी चलती है, एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी भी चलती है, लेकिन साथ साथ जो है वो पॉलिटिकली भी जो है ना वो चीज़ें उनको सर अंजाम दिया जाता है। ये होती है हाइब्रिड रजीम। 2023 तक जो पाकिस्तान का जो अगर आप डेमोक्रेसी इंडेक्स जो अगर आप चेक करेंगे तो वहां पर ये क्लियरली यहाँ पर ये मेंशन है बड़ा सा कि पाकिस्तान में जो हाइब्रिड रजीम है वो काम कर रही है। लेकिन आज सुबह जब मैं देख रहा था जो डेमोक्रेसी इंडेक्स जो था जो 2024 के हिसाब से था, तो वहां पर ये लिखा हुआ था कि ये जो रजीम है ये हाइब्रिड रजीम से निकल चुकी है और ये अथॉरिटेरियन जो रजीम है उसमें ये कन्वर्ट हो चुकी है। अथॉरिटेरियन जो रजीम है, जो बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है अथॉरिटेरियन रजीम जो है, तो अथॉरिटेरियन रजीम जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि चले ये मुझे भी याद हो जाए और आपको भी याद हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर पॉलिटिकली जो है वो किसी का कोई लेना देना नहीं है। जो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, जो फॉर द पीपल जो है वो अब खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे अथॉरिटेरियन जो रजीम है वो काम कर रही है। तो यहाँ पर एक तरह का ये मार्शल लॉ तो नहीं होता। मार्शल लॉ इस तरीके के साथ नहीं होता कि आपकी गलियों में जो है वो फौज नहीं फिर रही होती, एस्टेब्लिशमेंट के बंदे काम नहीं कर रहे होते, हर चौक पे हर जगह पे फौजी ट्रक नहीं खड़ा होता, विगो डाला जो है वो नहीं खड़ा होता हर चौक पे, हर बाजार में। लेकिन इसका मतलब ये अथॉरिटेरियन जो रजीम है इसका मतलब होता यही है कि यहाँ पर मार्शल लॉ लग चुका है, लेकिन जो है इसको अनाउंस अभी तक नहीं किया गया। तो ये जो आप जाएं
اور گوگل پہ جا کے ٹائپ کریں کہ یہ جو ڈیموکریسی انڈیکس ہے 2024 اور اس پہ پاکستان لکھیں تو یہ یہاں پر آپ کو بتا دیا جائے گا۔ 33 سال پاکستان نے اس رجیم میں گزارے ہیں، مارشل لا میں گزارے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ ایک بڑا حصہ ہے پاکستان کی پارٹیشن کے بعد کہ جس میں مطلب یہ جو پاکستان نے دنیا سے کٹ کے گزارا ہے۔ یہ جو 2008 کا جو مارشل لا تھا، جو مشرف کا، وہ آخری مارشل لا تھا، اور اب اس کو گئے ہوئے تقریباً 18-19 سال ہو چکے ہیں آئی تھنک، اور یہ سب سے لمبا پیریڈ ہے۔ یہ اتنا پیریڈ جو پاکستان کے جو پچھلے 4 مارشل لاز لگے ہیں ان کے درمیان میں یہ 17-18 سال کا گیپ نہیں تھا، وہ اسے کہیں پہلے لگ جاتے تھے۔ اور اب یہ واحد مطلب یہ ٹائم پیریڈ ہے، یہ ٹینیور ہے کہ جس میں جو مارشل لا ہے وہ ابھی تک نہیں لگا، اس طریقے کے ساتھ نہیں لگا کہ جس کو آ کے اناؤنس کیا جا سکے۔ تو یہ اتھارٹیرین جو رجیم ہے، یہ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ہوگی۔ ہائیبرڈ رجیم کے بارے میں تھوڑی سی بات ہوگی کہ جس میں اسٹیبلشمنٹ اور جو سیاستدان ہیں وہ اکٹھے مل کے ملک چلاتے ہیں۔ اتھارٹیرین میں جو ہے وہ سیاستدان جو صرف دکھانے کے لیے جو پپٹس ہوتے ہیں، اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نتائج نہیں آ رہے اور عوام کا جو ووٹ ہے وہ کاؤنٹ نہیں کیا جا رہا، تو اس میں جو ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں وہ اپنی مرضی کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے۔ کرتے تو وہ پہلے بھی تھے، لیکن اس دفعہ جو لوگ ہیں وہ ذرا زیادہ ویل اویئر ہو چکے ہیں، وہ اب ان کو اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ وہ ان کو دیکھ سکیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں، اس کو گیج کر سکیں، اس کو مانیٹر کر سکیں۔ تو یہ ساری صورتحال تھی اس میں۔ باقی ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ جو ہے وہ رحم کرے، اور یہ جو اتھارٹیرین جو رجیم ہے یہ اسے جان چھڑوائے۔ اس کو بادشاہی نظام بھی کہتے ہیں، جیسے افغانستان میں ہے، رشیا میں بھی اسی طرح ہی ہے کہ لوگوں کی جو رائے کو اس طریقے کے ساتھ وہ اکنالج نہیں کیا جیسے چائنا میں بھی ایون کہ ایسے ہے، سعودی عرب میں بھی ایسے ہے۔ تو یہ جو رجیم ہے یہ بڑی خطرناک ہے، اور اس رجیم کی اتھارٹیرین رجیم جو ہے یا اس کی جو مارشل لا کی اس کی جو سب سے بڑی نشانی ہے، مارشل لا کی نشانی تو خیر وہ نظر آ جاتی ہے، لیکن اتھارٹیرین جو رجیم ہے اس کی سب سے بڑی جو نشانی ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر لوگوں کی رائے کو اہمیت نہیں دی جاتی، ان کے فنڈامنٹل رائٹس کو بریک کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ سوچیں اور یہ سمجھیں کہ پاکستان میں کسی بھی ملک میں، بلکہ اسپیسیفکلی پاکستان میں اس کی ترقی کے آگے جو سب سے بڑی رکاوٹ جو اب تک رہی ہے اور جو مزید بھی رہ سکتی ہے وہ تین ورڈ ہیں، پیارے ہم وطنوں یا میرے ہم وطنوں۔ تو لہٰذا یہ آپ ویل اویئر ہو جائیں کہ جب بھی یہ پیارے ہم وطنوں اور یہ عزیز ہم وطنوں ٹی وی پہ آ جائے آپ کی، تو سمجھ لیں کہ آپ دنیا سے کٹ چکے ہیں، آپ کسی بھی مہذب معاشرے کا حصہ نہیں ہیں، آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے، آپ جا نہیں سکتے، آپ آ نہیں سکتے، آپ بول نہیں سکتے، آپ بتا نہیں سکتے، آپ چیخ نہیں سکتے، آپ لکھ نہیں سکتے، آپ پڑھ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے۔ میرا خیال ہے کہ اس چھوٹی سی ویڈیو سے، اس چھوٹی سی ڈسکشن سے ہم اس قابل ہو گئے ہوں گے کہ اتھارٹیرین جو رجیم ہے اس کے بارے میں جان سکیں، جو ہائیبرڈ رجیم ہے اس کے بارے میں پتہ ہمیں چل جائے، اور جو مارشل اس کے بارے میں تھوڑی سی مزید انفارمیشن مل جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔